जय हिंद। देखिए, हम लोग आज एक चैप्टर है केमिस्ट्री का पदार्थ, उसके बारे में समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। 9th क्लास का चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ को बोल सकते हैं द्रव्य। पदार्थ को दूसरा नाम क्या है? द्रव्य। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य अलग चीज़ है और द्रव यहाँ पे द्रव्य है। एक द्रव होता है, द्रव मतलब होता है लिक्विड, यहाँ पे है द्रव्य। द्रव्य का मतलब पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। दुनिया में वे वस्तुएं, दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो तथा जिनमें भार होता है वह पदार्थ कहलाता है। मतलब वे सभी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिनमें क्या होता है? भार होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मार्कर है तो मार्कर एक वस्तु है। तो मार्कर क्या है? मार्कर वस्तु है। तो इसका कुछ ना कुछ वजन है, थोड़ा सा भी वजन होगा, जितना 5 ग्राम 10 ग्राम क्या है इसके पास वजन है। और इसको जहाँ पे भी रखेंगे क्या करेगा? स्थान घेरेगा। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरेगी तथा जिसमें भार होगा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। ये बोर्ड है तो बोर्ड भी क्या है? बोर्ड भी एक पदार्थ है, क्योंकि ये भी स्थान घेर रहा है, इसका भी कुछ न कुछ वजन है। तो दुनिया में वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरेगी तथा जिनमें भार होगा, वजन होगा, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ है। जैसे मार्कर है, हवा है, जल है, सब पदार्थ है। हवा भी पदार्थ है। कैसे पदार्थ है? एक हवा का भी वजन होता है। जैसे मान लीजिए किसी टायर में हवा भरते हैं तो एक खाली टायर और एक हवा भरा हुआ टायर, दोनों का वजन क्या होता है? अलग अलग होता है। और हवा क्या करता है? स्थान भी घेरता है। तो जो भी वस्तुएं स्थान घेरेगी तथा जिनमें भार होगा वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जल भी पदार्थ है। जल भी क्या करेगा? जल का भी वजन होता है। जल को भी किसी बोतल में रखेंगे या जिस भी बर्तन में रखेंगे वो क्या करेगा? उस बर्तन के हिसाब से क्या होगा? वो स्थान घेरेगा। तो जल भी पदार्थ है। लेकिन प्रकाश जो है वह पदार्थ नहीं कहलाता है। प्रकाश जो लाइट जो है वह पदार्थ नहीं कहलाता है, क्योंकि लाइट के पास जो है वह वजन नहीं होता। लाइट स्थान तो घेरता है लेकिन उसके पास क्या नहीं होता है? वजन, भार नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है? लाइट को प्रकाश नहीं कहा जाता। मान लीजिए इस रूम में पूरी तरह से लाइट जल रहा है, जितना दूर में भी लाइट जल रहा है उतना दूर में क्या करेगा? स्थान तो घेरेगा, लेकिन इसके पास क्या है? भार नहीं है, वजन नहीं है प्रकाश के पास। इसलिए क्या है? प्रकाश को पदार्थ नहीं कहते हैं। बाकी दुनिया में जितने भी वस्तुएं सभी क्या है? पदार्थ कहलाती है। अब देखिए, पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। पदार्थ को बांटने का दो आधार, एक भौतिक आधार पे, दूसरा रासायनिक आधार पे बांटा जाता है। भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। भौतिक आधार पे पदार्थ को जो अभी तक 5 भागों में बांटा गया है। बारी बारी से समझते हैं। पहला को बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस, फिर चौथा अवस्था प्लाज्मा, पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। BC का मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए, ठोस किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहा जाता है। मतलब ठोस किसे कहेंगे? तो जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। मान लीजिए मार्कर है तो मार्कर ठोस है, क्योंकि मार्कर का जो है वो हमें आकार भी पता है और आयतन भी पता है। तो आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। एक बोर्ड है तो बोर्ड भी क्या है? बोर्ड भी ठोस है, क्योंकि बोर्ड का आकार पता है, आयतन भी पता है। तो जिसका भी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ठोस कहा जाता है। जैसे मार्कर हो गया, पत्थर हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। अब देखिए, द्रव किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव कहा जाता है। मतलब द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए पानी है तो पानी का अपना कोई आकार नहीं होता। पानी का कोई आकार होता है? नहीं होता। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन पानी को किसी बर्तन में रखते हैं या किसी बोतल में रखते हैं तो जिस भी बर्तन में रखेंगे या जिस भी बोतल में रखेंगे तो उसके हिसाब से, उस बर्तन के हिसाब से क्या होगा? उसका आयतन निश्चित हो जाएगा, जिस कारण से पानी क्या है? द्रव अवस्था में रहता है। तो द्रव का क्या होगा? उसी द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। उसी तरह खून है, खून का भी कोई आकार नहीं होता, लेकिन किसी बोतल में अगर रखेंगे तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। लेकिन दूध है, ये भी क्या है? ये भी द्रव है। द्रव है, दूध का भी कोई आकार नहीं होगा, लेकिन किसी बोतल में रखते हैं किसी बर्तन में रखेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा? उसका आयतन निश्चित होगा। तो उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव कहेंगे। द्रव को आप ऐसे समझ सकते हैं, आकार एवं आयतन। मान लीजिए हम द्रव लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं। द्रव है, द्रव में आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। कैसे होगा? मान लीजिए दो पानी है, पानी को दो बोतल लेते हैं या दो बर्तन लेते हैं। एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं। तो 1 लीटर मान लीजिए पानी भरेंगे यहाँ तक, तो क्या करेंगे? इतना स्थान घेरेगा। एक और बड़ा बर्तन लेते हैं, इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं। तो इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे तो इसमें यहाँ तक पानी भरेगा। थोड़ा कम होगा, बड़ा बर्तन है तो नीचे तक। तो मतलब इसका आयतन कैसे निश्चित होगा? कि दो अलग अलग बर्तन होने के बावजूद भी इसका क्या होगा?
जितना 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी के बराबर ही स्थान घेरेगा, तो उसका आयतन क्या होगा, निश्चित है। तो जिसका भी आयतन क्या हो, निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे द्रव कहा जाएगा। अब देखिए गैस किसे कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। मतलब गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए हवा है, तो हवा का न तो कोई आकार निश्चित है न तो आयतन, आकार एवं आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है। चाहे जितने भी गैस है सब, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये सब गैस, आपको सब गैस है, इनका न तो आकार पता है न तो आयतन, दोनों अनिश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कैसे अनिश्चित होता है, जैसे मान लीजिए 2 बर्तन में अगर हम गैस को रखते हैं, गैस को अगर बर्तन में रखेंगे, एक छोटा सा बर्तन में मान लीजिए गैस यहाँ तक भरा हुआ है और एक बड़ा सा बर्तन यहाँ तक गैस भरा हुआ है, तो इसका आकार तो अनिश्चित है, लेकिन आयतन भी अनिश्चित है। क्योंकि बर्तन का साइज अगर दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी क्या होगा, थोड़ा सा अगर हवा भरा है तब पर भी पूरी तरह से भर जाएगा, अगर बड़ा बर्तन में रखेंगे तब पर भी पूरी तरह हवा भर जाएगा। मतलब इसमें दोनों का क्या होगा, दोनों का साइज अलग अलग होने के बावजूद भी क्या होगा, गैस का हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन जल के साथ वैसा नहीं है। जल जितना 1 लीटर है तो बड़ा बर्तन में रखिए या छोटा में रखिए, 1 लीटर है तो 1 लीटर के हिसाब से ही जगह घेरेगा। लेकिन गैस क्या है, वो पूरी तरह से भर जाएगा, चाहे थोड़ा सा रहे तब वो या ज़्यादा रहे तब पर भी, बर्तन का साइज छोटा रहे तब भी, बड़ा रहे तब भी क्या होगा, दोनों में भर जाएगा पूरी तरह। इसलिए गैस का जो है वो आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव के साथ वैसा नहीं है। द्रव में क्या होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बस द्रव और गैस में इतना ही समझना है। बाकी देखिए इसके बाद देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसका नाम है क्या है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा में केवल इतना याद रखना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था हमेशा एग्जाम में पूछता है कि क्या है, तो प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है बहुत ही, इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, बहुत अधिक तापमान पर मिलता है प्लाज्मा। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जितने भी तारे हैं सबकी ऊर्जा कौन प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो पूछेगा प्लाज्मा सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है, किसके पास होता है, तो प्लाज्मा के पास होता है। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, ऊर्जा बहुत ही अधिक होता है। अब पदार्थ की 5वीं अवस्था है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन और कंडेंसेट, ये वैज्ञानिक के नाम पे 2 वैज्ञानिक मिलकर खोज किए थे। भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस और एक और थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों ने मिलकर पदार्थ की 5वीं अवस्था के खोज किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह बहुत ही न्यूनतम ताप पर प्राप्त किया था, बहुत ही कम ताप पे इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बस केवल याद रखना पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, या न्यूनतम ताप पर प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था के में जो है वो कौन से भारतीय वैज्ञानिक का योगदान है, तो बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज किया था। अब देखिए पदार्थ की जो मेन 3 अवस्था है, पदार्थ की जो 5 अवस्था है, लेकिन मेन मुख्य रूप से 3 अवस्था, ठोस, द्रव एवं गैस, इन तीनों की तुलना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अधिक घनत्व तो किसका होता है, तो पदार्थ की जो पहली अवस्था है ठोस, पदार्थ की पहली अवस्था क्या है, ठोस। ठोस का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, इसके उससे कम द्रव, उससे कम गैस का होता है। जिधर मुँह खुला रहेगा उधर बढ़ जाता है। तो घनत्व का मतलब आता है, घनत्व में घना, मतलब पदार्थ की पूछेगा कौन सी अवस्था का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। मतलब ठोस के कण जो है वह क्या होता है, आपस में सटे रहते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, सटा रहते हैं, माने घना रहता है। घनत्व माने घना। तो किस अवस्था का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्योंकि पदार्थ के कण आपस में क्या होता है, ठोस अवस्था में ज़्यादा नज़दीक सटे हुए रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, अधिक घना होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होगा, तो गैस का घनत्व सबसे अधिक होगा। क्योंकि गैस के जो कण होता है वो क्या होता है, दूर दूर बिखरे हुए रहता है, जिस कारण से क्या होता है, वह घना नहीं होता है, क्या होता है, फैला हुआ रहता है। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, गैस का, बीच में द्रव है। अब देखिए सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसका होता है, तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा जो है गैस का होगा, इससे कम द्रव, इससे कम ठोस। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जो गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो पूछेगा पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसका गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक गति कौन करता है, तो गैसीय अवस्था सबसे अधिक करता है। गैस के कण क्या एक दूसरे से चारों तरफ क्या होता है, गैस के कण चारों तरफ क्या होता है, फैल जाते हैं, अधिक फैलता है। तो गति सबसे अधिक गति कौन करता है, गैस। जैसे हवा है तो सबसे अधिक कौन गति करेगा, हवा ही गति करेगा। तो जितने भी गैस है सबकी गति ऊर्जा क्या आती है, सबसे अधिक होता है। सबसे कम गति ऊर्जा किसका होगा, तो ठोस का। सबसे अधिक गैस, सबसे कम ठोस का। अब देखिए पूछता है सबसे अधिक अंतरान्विक आकर्षण बल किसका कहते हैं। आकर्षण बल किसे कहते हैं, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसे आकर्षण बल के कारण खींचते हैं।
तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में होता है, क्योंकि ठोस का जो कण जो होता है वो आपस में क्या होता है? सटा सटा रहता है, ज़्यादा नज़दीक नज़दीक सटे रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। तो अधिक आकर्षण बल किस में होगा? ठोस में होगा। सबसे कम किसका होगा? गैस का होगा, क्योंकि गैस के जो कण जो है वो आप दूर दूर क्या होते हैं? बिखरे होते रहते हैं, इसलिए उनका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। लेकिन ठोस में क्या होता है? आकर्षण बल नज़दीक होता है, आपस में सटे रहते हैं, बंधे रहते हैं। अब पूछेगा सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान किस में होता है? गैस में। सबसे कम किस में होता है? ठोस में। देखिए अंतराण्विक स्थान में पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें क्या होगा? गैप ज़्यादा होगा। तो गैसीय अवस्था का जो अंतराण्विक स्थान क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि गैस का कण जो एक चारों तरफ क्या होता है? बिखरे हुए रहते हैं, चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उनके बीच खाली स्थान पाया जाता है। पूछेगा पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें क्या होते हैं? सबसे अधिक गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। गैस में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है, क्योंकि ठोस के कण क्या होता है? आपस में सबसे अधिक सटा रहते हैं, सटे रहते हैं, घने रहते हैं। अब देखिए पूछेगा सबसे अधिक प्रसार किसका होता है? प्रसार का मतलब होता है फैलता कौन से होता है? प्रसार माने फैलाव चाहे बिखराव। तो पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो सबसे अधिक फैलेगा? तो गैस अवस्था। पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या होता है? चारों तरफ आसानी से फैलता है। सबसे कम कौन फैलेगा? तो ठोस। सबसे अधिक कौन फैलेगा? तो गैस, क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं? आपस में सटे रहते हैं, तो ठोस के कण सबसे कम फैलेगा। बाकी सबसे ज़्यादा फैलेगा कौन? गैस। गैस यानी हवा। हवा मान लीजिए चारों तरफ सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगा? आसानी से हवा फैल जाएगा, तो सबसे अधिक बिखराव किसका होगा? गैस का। अब देखिए पूछता है पदार्थ के गुण। गुण क्या क्या होता है इसके बारे में? पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जैसे पदार्थ के कण अत्यंत छोटे, तो पदार्थ जो है वो बहुत ही अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा गुण क्या है? पदार्थ इनके बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? खाली स्थान पाया जाता है। छोटे होने के बावजूद भी उनके बीच खाली स्थान क्या होता है? पाया जाता है। जैसे पूछेगा सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है? तो अभी बोले थे सबसे अधिक खाली स्थान किस में होता है? गैसीय अवस्था में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ये पदार्थ के बारे में पूरी तरह से भौतिक आधार पर पढ़ चुके हैं। देखिए ये हमेशा पूछता है कि जो जल जो एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब पानी जो है वह ठोस के रूप में भी मिलेगा, जल ठोस के रूप में भी पाया जाएगा, द्रव में और गैस, तीनों अवस्था में रह सकता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो क्या रहता है? तीनों अवस्था में रहता है। जैसे पानी का जो ठोस रूप है क्या है? बर्फ है। पानी का ठोस रूप क्या है? बर्फ है। बर्फ जो है वो पानी का कौन सा रूप है? ठोस रूप है, ठोस अवस्था में रहता है। वही पीने वाला पानी जो हो जाएगा कौन सा अवस्था हो जाएगा? द्रव अवस्था। वही पानी जब भाप बन के उड़ेगा, वाष्प बन जाएगा, तो पानी की जो पदार्थ की कौन सा अवस्था में चल जाएगा? पानी गैसीय अवस्था में चल जाएगा, यानी तीसरा अवस्था में चल जाएगा। तो पदार्थ के जो भौतिक आधार पर वर्गीकरण था इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए पढ़ते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाए। लेकिन रासायनिक आधार पर पदार्थ को जो है वो दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, दूसरा बोलते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए वैसे पदार्थ जो हमेशा अकेले आएगा, मतलब सिंगल रहेगा, तो उसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे? शुद्ध कहेंगे। अकेले आएगा तो शुद्ध पदार्थ, मिलावट हो गया तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। फिर तो शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? जो कोई भी तत्व पदार्थ क्या हो अकेला। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी अगर केवल अकेले है तो पानी में कुछ मिलावट नहीं होती है, केमिस्ट्री के हिसाब से क्या शुद्ध हो जाएगा। जैसे इसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। पानी में जैसे मान लीजिए कोई और चीज़ मिला दी, चीनी मिला दी, तो चीनी मिला दिए तो क्या आएगा? अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर अकेले आता है तो उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। और उसमें कुछ मिला दिए तो कौन अशुद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं तत्व, दूसरा को यौगिक। तत्व पहला बोलते हैं तत्व, दूसरा को यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? देखिए वैसे पदार्थ जो एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। मतलब एक समान परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा है क्या है? लोहा तत्व है, क्योंकि लोहा अगर है तो उसमें केवल लोहा का ही अंश होना चाहिए, सिंगल अकेले आना चाहिए। लोहा में और कोई मिलावटी नहीं। चांदी है तो केवल चांदी होना चाहिए, चांदी में कोई और मिलावट नहीं। सोना है, कॉपर है, क्लोरीन है तो केवल क्लोरीन ही रहेगा। फ्लोरीन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी के सभी क्या है? तत्व है। तत्व मतलब सीधा आप समझिए कि जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे, एक समान परमाणु से मिलकर बने होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। या जो अकेले है, जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा है तो केवल लोहा है, तो ये क्या रहेगा? तत्व है। चांदी है तो केवल चांदी, तो ये भी तत्व। अकेले आएगा तो तत्व हो जाएगा। सिंगल इसमें कोई भी मिलावटी नहीं है तो क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। केवल क्लोरीन है तो क्लोरीन। ये सभी के सभी क्या है? तत्व है। अब देखिए तत्व को तीन भागों में बांटते हैं। धातु, अधातु और उपधातु।
इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं, धातु को बोल सकते हैं चालक, इसको बोलते हैं कुचालक, इसको बोलेंगे अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक, इसको बारी बारी से समझना है। देखिए धातु किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिसमें धारा का प्रवाह हो, जिसमें करंट जा सके, लाइन जा सके, उसे धातु कहा जाता है। मतलब धातु किसे कहेंगे? जिसमें लाइन जाए, जिसमें करंट का प्रवाह हो, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, लोहा, ये सब के सब क्या है? धातु है। जैसे चांदी है तो चांदी में लाइन जाता है तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। लोहा में भी लाइन जाएगा तो धातु हो जाएगा। सोना में भी लाइन जाएगा तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। मतलब जिस भी तत्व में लाइन जा सके, करंट जा सके, जिसमें भी करंट जाए, बिजली का प्रवाह हो, उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, उसे धातु कहेंगे। अब देखिए पूछता है कि सबसे अधिक जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन होता है? चांदी होता है। कौन होता है? चांदी। मतलब वो कौन सी धातु है जिसमें सबसे अच्छी तरह से लाइन जाता है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी है, चांदी हो जाएगा। अब देखिए धातु की बात पढ़ते हैं। अधातु किसे कहते हैं? अधातु इसके जस्ट उल्टा कर देंगे। वैसे तत्व जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो, जिसमें मैंने लाइन नहीं जा सके, जिसमें करंट ना हो, जिसमें बिजली प्रवाह ना हो, उसे क्या कहेंगे? अधातु। अधातु मतलब जिसमें लाइन नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अधातु। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सभी गैस है, जितने भी गैस है सबके सब क्या है? अधातु है। हवा को है अधातु, जिसमें लाइन नहीं जाए, कोई भी गैस क्या है? अधातु है। मान लीजिए अगर हवा अगर धातु होता है, इसमें लाइन जाता तो क्या होता है? सांस ले पाता है, लाइन करंट से मुड़ जाता है। तो ये सब क्या है? अधातु। अधातु में करंट का प्रवाह नहीं होगा। और सीधा यही समझना है, जिसमें लाइन जाएगा उसको बोलेंगे धातु, जिसमें लाइन नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अधातु बोलेंगे। अब देखिए उपधातु या अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसे तत्व जिसमें धारा जो है वो सीमित मात्रा में प्रवाहित होती है, धीरे धीरे लाइन जाता है, थोड़ा थोड़ा लाइन चाहिए, उसको बोलते हैं अर्धचालक या उपधातु। उपधातु या अर्धचालक आ जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी होता है, और सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, ये सब के सब क्या है? उपधातु है। उपधातु या अर्धचालक किसे कहेंगे? जिसमें लाइन क्या हो? अर्ध मतलब आधा, थोड़ा थोड़ा लाइन जाए, उसे क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन में थोड़ा थोड़ा लाइन जाता है। देखिए अर्धचालक का प्रयोग या उपधातु का प्रयोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादा था। जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीज़ों में अर्धचालक का प्रयोग, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब का प्रयोग क्या था? ज़्यादा था। क्योंकि इस सब में मोबाइल वगैरह में लाइन क्या है? करंट क्या है? थोड़ा थोड़ा चाहिए, ज़्यादा इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो अर्धचालक का प्रयोग कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा किया जाता है। बाकी देखिए अब समझते हैं यौगिक। यहाँ इस तत्व के बारे में पढ़ लिया। अब यौगिक किसे कहते हैं? देखिए यौगिक, देखिए वह यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाने से जो नया चीज़ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। देखिए यौगिक को सीधा समझना है, दो या तो दो तत्व या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएगा। मतलब कितना मिलाए हैं उसका अनुपात क्या होगा? पता होगा, फिक्स होगा, तब उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, यौगिक कहेंगे। या इसे ऐसे समझ सकते हैं यौगिक, जैसे मान लीजिए जैसे दो सोडियम क्या है? सोडियम एक अकेले है तो अभी बताया था, अकेले है तो क्या है? तत्व है। क्लोरीन भी अकेले है तो क्या है? तत्व है। एक समान परमाणु से मिलकर बना हुआ सोडियम। अब जब ये दो अलग सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग तत्व है, अगर इन दोनों को मिला देंगे, दोनों को निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो एक नया चीज़ बन गया, NaCl। सोडियम और क्लोरीन को मिला के NaCl नमक का सूत्र बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक यौगिक हो गया। जब भी दो तत्वों को मिलाकर, दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से एक नया चीज़ जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला देंगे तो CO2 बन गया। तो ये क्या हो गया? यौगिक हो गया। जैसे N2 हो गया, N नाइट्रोजन, दो को नाइट्रोजन को मिलाएंगे निश्चित अनुपात, तो ये भी नाइट्रोजन क्या है? यौगिक हो गया, गैस हो गया, ये भी यौगिक है। यौगिक को आप सीधा ऐसे समझिए, जिसका भी फार्मूला होगा वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। मतलब केमिस्ट्री में जितने भी फार्मूला है सबके सब क्या है? यौगिक है। यौगिक मतलब जिसमें फार्मूला बन गया तो यौगिक। मिश्रण, अब मिश्रण अभी तो मिश्रण बाद में। यौगिक किसे कहेंगे? जिसका फार्मूला बन गया उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अब देखिए यौगिक को दो भागों में बांटते हैं, एक बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरा बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? वैसे यौगिक या वैसे फार्मूला जिसमें क्या हो? कार्बन की उपस्थिति हो, उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना क्या है? अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए CO2 क्या है? यौगिक है। CO2 एक यौगिक है, तो CO2 में कार्बन है, C से क्या है? कार्बन है, तो का ये कौन सा यौगिक हो गया? कार्बनिक यौगिक। इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो C क्या है? कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो जिस भी यौगिक में या जिस भी फार्मूला में कार्बन हो उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। अब अकार्बनिक किसे कहेंगे? जिस फार्मूला में या जिस यौगिक में कार्बन की उपस्थिति नहीं हो उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं।
सीधा याद रखना है। अकार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन नहीं हो उसे अकार्बनिक। जैसे मान लीजिए N2 है, तो N2 एक यौगिक है, इसमें कहीं कार्बन है नहीं है। H2 है, इसमें कार्बन है। HNO3 इसमें कार्बन है। HCl इसमें कार्बन है नहीं है। इसमें किसी भी यौगिक में कार्बन नहीं है। तो जिस भी यौगिक में कार्बन नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए अकार्बनिक यौगिक हो गया। इसके बाद देखिए अब आता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण को सीधे से समझना है। वैसे यौगिक मिश्रण देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो नया चीज बनेगा उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यौगिक में केवल थोड़ा सा अंतर समझना है कि मिश्रण यौगिक किसे कहते थे? जो निश्चित अनुपात में अगर 2 तत्वों को मिलाते थे तो यौगिक बनता था। और मिश्रण किसे कहेंगे? तो जो किसी भी अनुपात में अगर 2 तत्व मिला है तो उसे क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। या मिश्रण को ऐसे समझ सकते हैं, जब 2 तत्वों को मिलाएंगे, कोई भी 2 तत्वों को मिलाएंगे जिसका फार्मूला अगर नहीं बनता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जिसका 2 तत्वों को मिलाने से अगर किसी का फार्मूला अगर नहीं बनता है तो उसे मिश्रण कहेंगे। जिसका फार्मूला बन गया उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे मान लीजिए हवा, तो हवा का कोई फार्मूला होता है? नहीं, हवा मिश्रण है। हवा क्या है? कई गैसों का मिश्रण है। तो हवा का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। हवा का कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे स्टील है, तो स्टील भी मिश्रण है। जैसे स्टील का निर्माण कैसे होता है? जैसे लोहा और कार्बन 2 अलग अलग तत्वों को मिला देने से स्टील बनता है। स्टील तो स्टील जो है वह लोहा कार्बन अलग अलग 2 तत्वों को मिला देंगे। स्टील का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है। तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो जिसका भी फार्मूला बन जाएगा 2 तत्वों को मिलाने से वो यौगिक कहलाएगा। जिसका फार्मूला नहीं बनेगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे हवा स्टील ये सब के सब क्या है? मिश्रण है। अब मिश्रण को 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं विसमान मिश्रण, दूसरा को बोलते हैं समान मिश्रण। विसमान मिश्रण किसे कहते हैं? विसमान मिश्रण वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के जैसे 2 तत्व, अगर 2 पदार्थ अलग अलग मिश्रण में क्या है? मिला हुआ है, तो उसमें मिश्रण के कण क्या दिखाई अगर दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे विसमान मिश्रण कहते हैं। अब सीधा समझिए विसमान मिश्रण किसे कहेंगे? वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के कण क्या दिखाई देते हैं उसे विसमान मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अरहर और मसूर 2 अलग अलग पदार्थ है। दोनों को अगर आपस में मिलाने के बाद मिला दिए हैं, दोनों को एक में खबर देंगे, मिला देंगे, तो मिलाने के बाद भी हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन अरहर का दाल है और कौन मसूर का दाल है। जब 2 अलग अलग तत्व पदार्थों को या 2 अलग अलग तत्वों को मिलाने के बाद भी उसे दोनों तत्वों को पहचाना जा सके, जिसे दोनों के कण क्या है? मिश्रण के अवयव यानी कण पहचाना जा सके, तो उसे कहेंगे विसमान मिश्रण। उसे क्या कहेंगे? विसमान मिश्रण। जैसे मान लीजिए चीनी और नमक है। चीनी और नमक को घोल के केवल रखेंगे, पानी में नहीं मिलाएंगे, तब तक क्या होगा? चीनी और नमक को केवल मिलाने के बाद भी पता चल जाएगा कि कौन चीनी है कौन पानी है, कौन चीनी है और कौन चीनी है और कौन नमक है, जब तक उसका शरबत न बनाया जा सके। जैसे सीमेंट और बालू है। सीमेंट और बालू को कितना भी खबर दीजिए, अगर जब तक पानी नहीं मिलाया है तब तक क्या होगा? पहचान में आ जाएगा कि कौन सीमेंट है और कौन क्या है? बालू है। तो जिसको भी 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर जिस पदार्थ को भी मिलाने से अगर उसके मिश्रण के कण अगर दिखाई दे रहा हो तो कौन सा मिश्रण? विसमान मिश्रण। और समान मिश्रण किसे कहेंगे? वैसे मिश्रण जैसे मिश्रण के कण जिसमें क्या मिश्रण के घुले हुए कण दिखाई नहीं देते हैं तो उसे कहते हैं समान मिश्रण। जैसे मान लीजिए यही अरहर और मसूर है। अरहर और मसूर को अगर मान लीजिए दाल बना देंगे, कुकर में डाल के अगर सीटी मरवा देंगे, दाल बना देंगे, तो दाल बना देने के बाद हमें दाल जब एक बार बन जाने के बाद उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन अरहर है और कौन मसूर है। तो मिश्रण के कण दिखाई देगा? दाल बनने के बाद नहीं दिखाई देगा। तो जिसमें भी मिलने के बाद यानी पूरी तरह से जो घुल जाएगा और घुलने के बाद अगर उसका कण दिखाई नहीं दे तो वो कौन सा मिश्रण? समान मिश्रण। जैसे मान लीजिए शरबत है। शरबत अगर घोल दिए चीनी नमक मिला के तो शरबत में दिखाई देगा चीनी नमक कौन है? नहीं दिखाई देगा। तो उसको कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समान मिश्रण। बस याद रखना, थोड़ा सा याद रखना विसमान किसे कहेंगे? तो वैसे मिश्रण जिसमें मिश्रण के घुले हुए कण क्या हो? दिखाई देते हो। दिखाई अगर दे रहा है तो विसमान मिश्रण, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कौन सा मिश्रण? समान मिश्रण हो जाएगा। बस समान विसमान पूरी तरह से पढ़ लेते कि उम्मीद करते हैं ये पदार्थ के जितने पदार्थ के बारे में पूरी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।